हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड। सो हमने देखा था लास्ट वीडियो में जो कार्बन है उसकी कई यूजेस है और कैसे बॉन्डिंग होती है कार्बन में। आयनिक बॉन्ड्स भी देखा था और हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था बॉन्डिंग इन कार्बन। सो लेट्स हमने देखा था कि जो कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसको आयनिक बॉन्ड के जरिए अगर कोई कंपाउंड फॉर्म करना होता है तो आइदर ये अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में उसे गेन करेगा या तो लूज करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वेज टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा एक कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये जो कार्बन एटम है ये साथ नहीं बैठने वाला क्योंकि ये सिंगल एटम है। ठीक है, तो इसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेज टू अटेन स्टेबिलिटी बाय आयनिक बॉन्ड। कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि ये आइदर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा। तो हम लोग वे 1 देखते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, तो इट विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके बस ये बन जाएगा C4+ आयन। बेसिकली एक कैटाइन बनेगा। सो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, ये चाहेगा कि हीलियम का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर ले। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसकी क्षमता के बाहर है। अगर मान लें किसी प्रकार ये पॉसिबल हो भी जाता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इट विल लीव बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। बेसिकली जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स है उनका चार्ज होता है +6 का जो चार्ज वो यहाँ पे है। तो इट विल लीव अ कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो बचेंगे इसके पास वो हो जाएंगे 2 जो रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ पे -2 का चार्ज हो जाएगा। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे चार्ज का डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये स्टेबल नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे बेसिकली पहले क्या था, +6 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस में और -6 इलेक्ट्रॉन्स थे जो रिवॉल्व कर रहे थे। तो +6 और -6 बेसिकली दे कैंसल्ड आउट ईच अदर और एटम जो था चार्ज के हिसाब से स्टेबल था। तो अभी क्या होगा कि एटॉमिक गैस का जो नॉर्मल एटॉमिक गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन तो कर लेगा लेकिन जो चार्ज होगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल अगेन लीड टू अनस्टेबिलिटी। सो ये तरीका काम नहीं करेगा। अब अगर हम लोग वे 2 देखते हैं इसमें कार्बन को करना क्या होगा। यहाँ पे कार्बन जो है इट विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर एटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है वो उससे ही इलेक्ट्रॉन लेगा। उसके बाद वो क्या बनेगा, एक C4- आयन, तो एक एनाइन बन जाएगा। क्यों करेगा वो, बेसिकली जो नियॉन है वो जो नोबल गैस है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, बात फिर वहीं पर खड़ी हो जाती है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो 6 प्रोटॉन है उनका चार्ज जो है वो +6 है। ठीक है, तो और जो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा वो और कहीं नहीं उसके वैलेंस सेल में स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की टोटल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी -10। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो चार्ज है वो फिर से डिसबैलेंस हो जा रहा है। अल्टीमेट गोल जो है स्टेबिलिटी का वो इस बार भी पूरा नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी वे कार्बन की स्टेबिलिटी को अटेन नहीं करवा पा रहा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में उन्हें शेयर करता है। बेसिकली कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का नाम नहीं दे सकते हैं इसे। तो ये शेयर किसके बीच में होता है,
एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच या फिर जो उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता है उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ बोथ द एटम्स, जो कि बॉन्डिंग में दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली बोथ एटम्स एंड अप अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, तो वो शांत हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली सबको स्टेबिलिटी ही चाहिए होती है। सो दोस्तों ये सिर्फ कार्बन में नहीं, कई सारे एलिमेंट्स में होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल, जो एलिमेंटल हाइड्रोजन होता है जो हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं, उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऊपर से क्लोरीन हो गया Cl2, उसमें भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ऑक्सीजन जो है O2, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो है H2 का ग्राफ है, ग्राफ नहीं डायग्राम बोलेंगे, एनिमेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ऑर्बिट में नहीं रहा है, ये जो है सिलेबस के बाहर जा रहा है, फिर भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों का किसी एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, दोनों एक एक ऑर्बिट में अलग अलग कभी कभी पहुंच जा रहे हैं। मतलब कि अभी आप देखेंगे कि इसमें रोटेट कर रहा है दोनों, कभी इस दोनों में रोटेट कर रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों को बारी बारी मिल जा रही है हीलियम गैस की कन्फिग्रेशन। सो अल्टीमेटली दे आर स्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जा रहा है दोनों ऑर्बिट में। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन देखें, एलिमेंटल क्लोरीन जो होता है, ठीक है, उसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ आते हैं, ठीक है। और वो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। अभी जो हमने देखा वो बॉन्ड फॉर्म हुआ था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने देखा था हाइड्रोजन एटम H2 पिछले स्लाइड में ही देखा था, ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर इसका। तो इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से शेयर हो रहा है। तो बेसिकली जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक पेयर कंस्टिट्यूट करेंगे, और दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज said to constitute a single covalent bond between the two involved atoms। तो बेसिकली यहाँ पे H और H के बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एलिमेंटल क्लोरीन में भी ऐसा ही होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और भी एग्जांपल देखें तो वाटर H2O में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है, दो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर, तो 6 + 2 = 8, तो ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब जो कार्बन है, कार्बन की जो सबसे बेसिक एग्जांपल है अभी के लिए वो है मीथेन की, ठीक है। मीथेन एक तरह का गैस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन की जो वैलेंस शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 4 हाइड्रोजन एटम से। तो इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं इसके वैलेंस शेल में, और कार्बन को 8, तो स्टेबिलिटी अटेन हो जाती है। और कई जगह पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 पैरेलल लाइंस यूज़ करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 पैरेलल लाइंस का यूज़ होता है। अब हम लोग देखेंगे हेट्रोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या होता है। बेसिकली अगर किसी एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में 2 एलिमेंट हो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो तो वो हेट्रोएटॉमिक हो जाएगा, जैसे कि HCl, H2O,
मीथेन हो गया CH4, ठीक है। इन सब में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और होमोएटॉमिक में क्या होता है कि जो सारे एटम्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल P4 Cl2, ठीक है, सल्फर S8। सल्फर जो है इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्राउन, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंसी के बारे में। सो बेसिकली कोवैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच एन एटम ऑफ द एलिमेंट शेयर्स विद अदर एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोवैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो एक एटम कोवैलेंट बॉन्ड में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम लोग कोवैलेंसी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हर हाइड्रोजन एटम शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यहाँ पे कोवैलेंसी रिजल्ट करेगी 1। और यहाँ पे फ्लोरीन में भी हर फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसकी भी कोवैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखें, O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो एटम है, एक सिंगल एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोवैलेंसी वो 2 हो जाएगी। और अगर हम लोग नाइट्रोजन देखें, N2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है कि एक एटम जो है नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। और एक फैक्ट है कि जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो 4 हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोवैलेंसी है वो हमेशा फिक्स नहीं रहती है, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल डिफर करती है। अमोनिया में जो इसकी कोवैलेंसी है वो 4 होगी, N2 मॉलिक्यूल में इसकी कोवैलेंसी 3 होगी। सो कोवैलेंसी हमेशा चेंज करते रहेगी। अब हम लोग देखेंगे आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। हमें ये याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमें हेल्प करेंगे सारे डिफरेंसेस को याद रखने में। सो जो फर्स्ट पॉइंट है वो बेसिक डिफरेंशिएशन है दोनों कंपाउंड्स की, ठीक है। जो बॉन्ड्स में यूज होता है डिफरेंशिएशन वही है। सेकेंड पॉइंट जो है, These are formed between atoms of metals and non-metals। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो बेसिकली फॉर्म होता है नॉन मेटल्स के बीच में। अब आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं। इसका जो रीज़न है वो है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो होता है बेसिकली फॉर्म होता है कब, अपोजिट चार्जेस की वजह से। सो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं तो काफ़ी टफ सेटिंग हो जाती है दोनों के बीच, दोनों बॉन्डिंग एटम्स के बीच। सो वो सॉलिड होते हैं जनरली। और अगर कोवैलेंट कंपाउंड देखें तो यहाँ पे शेयरिंग होती है तो उतना ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग हो नहीं पाता। तो दे आर मोस्टली गैसेस, दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यहाँ पे है Br2, ठीक है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है और एक ये ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ कोवैलेंट कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, वो भी जो वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत हार्ड होता है। और पॉइंट नंबर 4 देखें तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसका जो मेन रीज़न है, ठीक है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होता है इनमें अट्रैक्शन तो कोई होती नहीं है, शेयरिंग होती है बेसिकली। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड, अगर 5th पॉइंट देखें, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। और जो
कोवैलेंट कंपाउंड्स है वो डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म होते हैं, मतलब कि कार्बन रिलेटेड कंपाउंड से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक रूल फॉलो की जाती है वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर कोई, जैसे कि हम लोग आप जानते हैं कि वाटर जो है वो एक आयनिक सॉल्वेंट है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स को ही डिसॉल्व करेगा, ठीक है। और जो 6th पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो पता ही होगा आयनिक बॉन्ड में चार्ज का ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरी करते हैं, तो दैट्स रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, ठीक है। मोल्टन स्टेट में भी वो कंडक्ट करते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं वाटर में जाती, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड जो है दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें आयंस होती ही नहीं है, दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। ग्रेफाइट जो है वो एक्सीलेंट ये है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत फास्ट होते हैं और ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते। ये कोवैलेंट कंपाउंड्स को देखें तो यहाँ पे इन्हें रिएक्ट करवाने के लिए काफ़ी नखरे ये दिखाते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड करने होंगे, टेम्परेचर प्रेशर सब सही होगा, कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट मतलब कि जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो ना हो तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, काफ़ी नखरे होते हैं, तो फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर 1 के एंड में। सो बेसिकली जो समरी है वो प्रेजेंट करना है। तो कार्बन कंपाउंड्स आर मोस्टली कोवैलेंट इन नेचर, ये हमने देखा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स रिजल्ट व्हेन एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स कंबाइन, ये हमने देखा लास्ट स्लाइड में। और एनर्जी इज नीडेड व्हेन एटम्स चेंज इनटू आयंस, ठीक है। और एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑकर्स, ठीक है। बेसिकली नेग्लिजिबल एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। और हमने देखा हेटेरोएटॉमिक और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये भी हमने पढ़ा। और ये भी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व इन शेयरिंग आर कॉल्ड सेट पेयर्स, व्हाइल पेयर्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर्स। ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है they may have incomplete octet or more than 8 electrons after sharing। बहुत ही रेयरली ये होता है लेकिन पॉसिबल है। लास्टली हमने देखा था कोवैलेंसी क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। चलिए मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिए। हमने पढ़ा था कोवैलेंसी के बारे में, मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर किए जा सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो नाइट्रोजन है उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर 2 एटम्स टू शेयर मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? कमेंट में आंसर कीजिए। और यही एंड होता है इस चैप्टर का, लेक्चर 1। So till then, keep learning. God bless you all.